में को लेकर काफ़ी सारी अलग-अलग राय और व्यू निकल कर आ रहे हैं और ऐसे में हम सभी दिग्गज एक्सपर्ट से भी बात कर रहे हैं और इस बीच नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार से बात की हमारी सहयोगी तमन्ना ईमानदार ने। क्या बजट इस बार लोगों के अरमानों पर खरा उतरा है? क्या ये इस समय के लिए ठीक है जब हमने पेंडेमिक का तीसरा वेव देखा है और इकोनॉमी अभी भी रफ्तार पकड़ने की कोशिश कर रही है? इस पर आकलन देने के लिए अब हमारे साथ हैं डॉक्टर राजीव कुमार, नीति आयोग के वाइस चेयरमैन। डॉक्टर राजीव कुमार, थैंक यू so much for speaking with the ET Now network today on a big day, the budget day. Thank you. I think one of the Thank key you, Anna. highlights and Yeah. which we can probably start by talking about is that this is a budget that aims to spend. वित्त मंत्री ने साफ कर दिया कि वो खर्चा करेंगे इस साल कैपिटल एक्सपेंडिचर पर। इसका क्या असर पड़ेगा? नहीं, तमन्ना, ये जो बजट का फोकस है वो है कि हम आने वाले 25 साल के लिए जो हिंदुस्तान की हमें शक्ल देखनी है, एक मॉडर्न, वाइब्रेंट, उभरता हुआ हिंदुस्तान जिसमें कि सभी लोगों के पास जॉब्स हों, उसकी नींव डालने वाला ये बजट है। और इसलिए इस बजट में जो है वो इतना खर्चा पब्लिक ये कैपिटल एक्सपेंडिचर पे किया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे किया जा रहा है, कि जो कि मतलब 35% से इस बार बढ़ाया गया है और पिछले साल 30% से बढ़ाया गया था, जिससे कि हम लोग एक गति शक्ति मास्टर प्लान के तहत, इन द फ्रेमवर्क ऑफ द गति शक्ति मास्टर प्लान, दिस कंट्री is finally gets a seamless, integrated, modern, world-class infrastructure that will benefit not only our corporates and make them globally competitive, but also benefit our middle class and our people at the bottom of the pyramid, because it will generate jobs. It will have huge multiplier effects, and it will create a environment where corporates find it attractive to come to India, and investors sentiments change for the positive. So I think this budget is a balancing act between addressing the immediate challenges in the post-pandemic period and laying the foundations of a long-term sustained growth of a modern India, which is digitally empowered and works on frontier technologies, as also generating jobs. I think that's the budget, and this is why this budget is so important, because it has a unifying theme, and it is a theme which is going to be long lasting and to which we will come back probably every year going forward. तो आपने सही कहा कि बजट अगले 25 सालों के लिए एक विजन प्रस्तुत करता है, लेकिन एक जो निंदा हो रही है वो ये है कि इस वर्ष जो दिक्कतें लोगों के सामने हैं, चाहे वो छोटे उद्योग हैं जो पेंडेमिक के तीसरे वेव से जूझ रहे हैं, बेरोज़गारी की जो प्रॉब्लम्स हैं, जिन लोगों की नौकरियां गई हैं, बच्चे स्कूल से बाहर रहे हैं 2 साल, हेल्थ हो या एग्रीकल्चर हो, क्या उन सब पर काफ़ी ध्यान दिया गया है? क्या वहाँ पर कमी नहीं रह गई है? नहीं, मैं बिल्कुल इससे सहमत नहीं हूँ कि उसमें कमी रह गई है, क्योंकि देखिए, आपने जैसा कहा कि सबसे बड़ी जो दिक्कत है, और वो वाकई दिक्कत है, वो है रोजगार की। और वो क्योंकि उसमें पेंडेमिक में उस पर बड़ा बुरा असर पड़ा है, खासतौर से इनफॉर्मल सेक्टर पर उस पर जो असर पड़ा है वो काफी सख्त है। इसीलिए इस बजट में जो किया गया वो ये कि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, जिसमें कि मतलब रेस्टोरेंट, होटल्स और आपके छोटे ढाबा वगैरह आते हैं, जिसमें कि इनफॉर्मल सेक्टर के लोग बहुत ज़्यादा शामिल हैं, उसके लिए 50,000 करोड़ की इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी लाइन स्कीम जो है उसके लिए मुहैया की गई है। और इसके ज़रिए क्या होगा कि इसमें इन सब लोगों को एक कम कीमत पर, कम लागत पर कैपिटल मिल पाएगी, जिससे कि वो अपनी बिजनेस को फिर से बना सकें, फिर से बढ़ा सकें, और उसमें जो है वो एम्प्लॉयमेंट, रोजगार उससे जनरेट होगा। दूसरी चीज़, हमारे निर्यात जो हैं वो बहुत तेजी से बढ़ाने के लिए जितने उनके इम्पोर्टेड कंपोनेंट्स थे, जो अच्छे, जो मजबूत, जो बड़े हमारे निर्यात के क्षेत्र हैं, जैसे कि टेक्सटाइल्स है या डायमंड्स हैं या जेम्स एंड ज्वेलरी है, उनके सारे इम्पोर्टेड कंपोनेंट्स पे ड्यूटी ख़त्म कर दी गई है, जिससे कि वो बढ़ सके। उसमें भी रोज़गार ज़रूर जनरेट होगा। जब हमारा एक बार इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बन जाएगा और हमारा जो गति शक्ति के तहत हमारा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स बन जाएगी, तो हमारी कंपनीज की लागत कम हो जाएगी,
जिससे कि वो अपना निर्यात बढ़ सकेंगी, उससे भी हमारा रोजगार बढ़ेगा। और कृषि क्षेत्र में हम जो उन्होंने किया है बजट में, जो इस बार किया है कि जो हमारी जो नेचुरल फार्मिंग है, प्राकृतिक खेती पे जो जोर दिया है, उससे जो हमारे छोटे किसान हैं उनको उनकी उनकी आमदनी में उनको जरूर फायदा होगा। और जो शिक्षा क्षेत्र में जो आपने बात करी, जिसमें कि हाँ पेंडेमिक से जरूर नुकसान हुआ है, उसके लिए 16% से इस बार बजट को बढ़ाया गया है और 1 लाख करोड़ से ज्यादा उसमें आउटले किया गया है हमारे एजुकेशन सेक्टर में। और इसके साथ ही साथ आपने देखा होगा कि उन्होंने कहा है कि 12 से बढ़ाकर 200 टीवी चैनल जो हैं वो अब हमारे डिजिटल कंटेंट बताएंगी। डिजिटल कंटेंट जो है वो कम्पिटिटिव तौर पर तैयार करा जाएगा। 750 हमारी ई स्किलिंग लैब्स बनेंगी, 75 हमारी साइंस एंड मैथ्स की लैब्स बनेंगी। तो इस तरह से एजुकेशन सेक्टर पर काफी ध्यान दिया गया है, इसीलिए कि उस पर उसका जो है वो पेंडेमिक पर उसका बुरा असर पड़ा था। ज्यादातर तमन्ना ये है कि लोग समझते हैं कि सिर्फ एक ही तरीके से फायदा हो सकता है, वो है लोगों को पैसा बांटने से। मगर पैसा बांटने से जो है वो कोई सस्टेन्ड फायदा नहीं होता है। फायदा तभी होगा जबकि, जैसे कहते हैं ना कि आदमी को मछली देने से ज्यादा बेहतर है कि उसको मछली पकड़ना सिखाना। तो इसी उसी उसी संदर्भ में इस बजट ने वही सारे काम किए हैं। शिक्षा क्षेत्र में बढ़ोतरी करी है, स्किल्स में बढ़ाने के लिए बात करी है, कई तरह की स्कीम्स अनाउंस करी हैं। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की मैंने बात आप करी। एक बहुत अच्छी चीज जो लोग ध्यान शायद नहीं दे रहे हैं, 68% डिफेंस सेक्टर का कैपिटल एक्सपेंडिचर अब हमारे डोमेस्टिक उत्पादनों के ऊपर खर्चा होगा। आप समझिए ये कितनी बड़ी बात है। अभी तक 78%, 82% हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर सब आयात में जाता था, अब वो सारा यहाँ खर्चा होगा, उससे रोजगार बढ़ेगा। तो मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूँ कि इस बजट में ग्रोथ हमारी और रोजगार और हमारी क्षमता को बढ़ाने के लिए जो कदम उठाए गए हैं वो मेरे ख्याल में अभूतपूर्व हैं, और उससे मध्यम वर्ग को और गरीब वर्ग लोगों को बहुत फायदा होने वाला है। बस एक फॉलोअप क्वेश्चन, ये जो सेक्टर स्ट्रेस सेक्टर्स की हम बात कर रहे हैं और इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम की बात कर रहे हैं, आपका कहना सही है कि 50,000 करोड़ का एक उसमें गारंटी है, लेकिन इस बजट में अतिरिक्त सिर्फ 5 लाख करोड़ दिए गए हैं। और खास करके ये सेक्टर्स जो हैं, फाइनेंस मिनिस्टर ने इसका जिक्र भी किया था, हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म, रेस्टोरेंट्स एक्सेट्रा, उनको बहुत बुरी मार पड़ी है। क्या उनको और सहायता की जरूरत नहीं थी? नहीं, देखिए, एक तो अच्छी चीज ये है कि हमारी सरकार में एक अब जो 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 रुख अपनाया गया है वो ये है कि जैसे जैसे हमें और इंफॉर्मेशन मिलती है, डेटा मिलता है, हम उसकी बिना पर हम उसमें जो है वो रिस्पॉन्स कर सकते हैं। अगरचे ये महसूस होता है, ये पता लगता है कि उनको और इसकी सहायता की जरूरत है तो जरूर दी जाएगी। मगर सहायता मतलब 50,000 करोड़ एक साल में खर्चे के लिए कम तो नहीं होते हैं। और अगर उसके अलावा जैसा कि मैंने कहा कि पैसा बांटने के अलावा कोई और तरीके अगर पता लगेंगे उनको सहायता देने के, तो उनको जरूर दिए जाएं। एक बड़ी हेडलाइन जो बजट से निकल कर आई वो है क्रिप्टो एसेट्स पर टैक्स की। अब क्रिप्टो एसेट्स की खूब सारी चर्चा हो रही है, हाल फिलहाल में नए लोग इसमें आ रहे हैं। इसको हम पॉजिटिव माने कि नेगेटिव माने कि क्रिप्टो एसेट्स पर 30% टैक्स लगा है, यानी आपके हाईएस्ट स्लैब सिन टैक्स वाले स्लैब से भी ज़्यादा। तो क्या सरकार की तरफ से ये मैसेज जा रहा है कि इससे आप दूर रहें? सरकार की तरफ से मैसेज ये जा रहा है कि केयरफुल रहें, सावधानी बरतें और इसी पर अपना सारा दारोमदार ना करें, और बाकी एसेट क्लासेस भी हैं उन पर भी देखें। मगर ये भी एक सिग्नल ये भी है कि एक इस उभरती हुई चीज को, इस उभरते हुए फिनोमेना को, जो कि लगता है कि अब अनस्टॉपेबल है, उसको जो है वो सरकार ने उसका टेकन कॉग्निजेंस ऑफ दिस। उन्होंने इस पर अपने नजर रखी और ये कहा है कि अब इसको आगे चलते हुए इसको रेगुलेट किया जाएगा और इसके ऊपर एक कड़ी नजर रखी जाएगी कि जिससे कि लोगों को नुकसान ना हो
और ऐसा ना हो कि इसमें इसमें शिरकत करने वाले लोग जो हैं वो ये कहते हैं ना कि बहुत परेशान हो जाएं और ये पॉन्जी स्कीम ना बन जाए। तो मेरे ख्याल में साफ सिग्नल है कि जी ये एक एसेट क्लास उभर के आई है और इस पर जो है वो हम लोग नज़र रखेंगे, मगर साथ में ये भी लोगों से कहना है कि भाई इसमें जो है वो विंडफॉल गेन्स नहीं होने वाले हैं, क्योंकि इसमें टैक्स भी जो है वो हाईएस्ट लेवल पे ही लगेगा। और जो 1% ट्रांजैक्शन टैक्स लगाया है वो भी अच्छा है। वो इसलिए क्योंकि अब हर ट्रांजैक्शन पर आपको क्योंकि टैक्स देना पड़ेगा, तो इस बहाने इस पर जो है वो इसका इसकी एक हम लोगों को एक बिल्कुल पता लग जाएगा कि कितने ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, और सभी ट्रांजैक्शन इसलिए फिर अब ग्राउंड होंगे और उनको अंडरग्राउंड जाने में कोई उसकी सहूलियत नहीं होगी। एक कमेंट आपसे मैं चाहूँगी विनिवेश टारगेट पर। इस साल का टारगेट हम मिस कर गए और उसको कम किया गया है, अगले साल के टारगेट को भी कम किया गया, 65,000 करोड़ कर दिया गया है। क्या ये एक एक्नॉलेजमेंट है कि हम जिस तरह के ग्लोबल सिचुएशन में हैं वहाँ पर शायद निवेश आना थोड़ा मुश्किल हो गया है? ये टारगेट जो कम किया गया है वो जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि उभरती हुई सच्चाई को देखते हुए अपनी पैतरे बदलना, अपनी नज़र, अपनी अप्रोच बदलना, ये उसका एक और उदाहरण है, उसका ये एक और एग्जाम्पल है कि अब जब ये देखा गया कि इसको करने में जो है वो ऐसा नहीं है कि फौरन ये हो जाती हैं चीज़ें, इसमें समय लगता है, इसमें एफर्ट्स लगते हैं इसको ठीक से करने के लिए, तो इसको जो है वो प्रैक्टिकल जामा पहनाया जाए, और इसलिए इस टारगेट को इतना किया गया। मुझे बहुत अच्छी बात जो हुई है कि जो अभी एयर इंडिया का प्राइवेटाइजेशन अनाउंस हुआ, फिर उसके बाद NLRN का जो हुआ अनाउंसमेंट अभी कल, उसमें आपने देखा कि उसका एक ब्रॉड सपोर्ट, पब्लिक सपोर्ट अब उसके साथ उसको मिल गया है, और इसलिए मुझे लगता है कि जो टारगेट अभी लोअर हुआ है वो कंजर्वेटिव है, मगर और क्योंकि सरकार के पास तो काफ़ी लिस्ट है पब्लिक सेक्टर यूनिट्स की जिसको करना है, मगर कंजर्वेटिव होना अच्छा है, क्योंकि ये पब्लिक सपोर्ट इसमें मिल रहा है और बात आगे बढ़ रही है और इसकी सारी प्रोसेसेस क्लियर हो गई हैं, तो अब धीरे धीरे इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो मुझे इसमें रियलिज्म लग रहा है rather than anything else. Just one last question, and that's more of an economic outlook. Sure. Not everything can be addressed by the budget, and inflation and the headwinds of inflation is a big question. क्रूड इस वक्त $90 प्रति बैरल के आसपास मंडरा रहा है। सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स जारी रहेंगे, फेड वहाँ पर ब्याज दर बढ़ा रहा है। ये सब क्या भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा चैलेंज बनकर उभरेगा? Inflation, I don't think inflation is going to emerge in the next coming months as a major challenge for the government, for the country, because it's not a demand pull inflation. It's not an inflation driven by excess demand in the country, which is what then requires the tightening of the monetary policy, and then overall tightening, and then the raising of interest rates, etc. This inflation is principally a supply side driven inflation because of the supply side bottlenecks and supply side constraints. And that is where the focus on improving our infrastructure, our logistics, our addressing our supply side bottlenecks will help a lot in bringing down the inflationary pressures in the economy. There is, of course, a danger of imported inflation because of the oil prices, global oil prices rising, and the commodity prices remaining quite high at the moment abroad. But I think that was because of an exceptional rate of growth in the US economy, which will, of course, now come down with the Fed raising its interest rates, maybe up to 4%.